हेलो बच्चों, सभी को नए साल की पहले तो हार्दिक बधाई हो। और एक बात ध्यान से सुने, आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से आप कर रहे होंगे। बस केवल आप लोगों को थोड़ा सा, कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर सिंप्लेक्स मेथड को हम फिट करें या समझाएं, कुछ डाउट है तो ध्यान रखें। इन 4-5 क्लासों के अंदर ही आपका सिंप्लेक्स मेथड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है और एक एक बात जो बताई जाए वो आपको समझ। देखो बच्चों, सिंप्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ ध्यान दीजिए और समझिए। एक सवाल लिया सबसे पहले आप लोगों के सामने। सिंप्लेक्स विधि के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ले रहा हूँ और उन क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों को समझना है। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वो है z मैक्सिमम इक्वल टू 5x1 प्लस के 3x2 एंड सच दैट आपके पास है 3x1 प्लस के 5x2 एंड लेस देन इक्वल टू 15 एंड 5x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 एंड आपके पास है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो पाए। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5x1 प्लस के 3x2, 3x1 प्लस के 5x2, 3x1 प्लस के 5x2 इक्वल लेस देन इक्वल टू 15 एंड 5x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। इसको हम सोल्व करते हैं और समझते हैं। आप लोगों के सामने सिंप्लेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, सिंप्लेक्स विधि को पढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोगों के सामने बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि आज की क्लास में केवल जो चीज आपको सीखनी है उस पर पूरा फोकस रखोगे आप लोग तो आप सीख जाओगे। देखिए, बाकी विस्तृत आप यदि लेक्चर लेना चाहें तो आपको पता है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि उद्देश्य फलन मैक्सिमम का होना चाहिए। जब भी सिंप्लेक्स को सोल्व करें तो उद्देश्य फलन किसमें चाहिए? मैक्सिमम में चाहिए। उद्देश्य फलन कौन होता है? जो जेड वाली क्रम, तो वो मैक्सिमम की होनी चाहिए, तभी ही हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बताओ, लेस देन इक्वल टू का जो सब्जेक्ट वाला है उसमें यदि लेस देन इक्वल टू है तो हम क्या लेते हैं? न्यूनता पूरक चर। तो देखिए, न्यूनता पूरक चरों कौन कौन सा? x3 तथा x4 को क्या करने पर बच्चों? सम्मिलित करने पर। हमने क्या किया? x3 और x4 को सम्मिलित करने पर। देखो बच्चों, समस्या का क्या रूप होगा? z मैक्सिमम इक्वल टू 5x1 प्लस के 3x2, 0x3, 0x4 एंड सच दैट प्रतिबंध का रूप कैसा होगा? 3x1 प्लस के 5x2 प्लस के x3 प्लस के 0x4 इक्वल टू 15। ये हो गया 5x1 प्लस के 2x2 एंड प्लस के 0x3 प्लस के आपके पास क्या हो गया? x4 एंड इक्वल टू 10 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका रूप है किसका? आपके सामने ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, जिसको हमने किस रूप में निकाला? जब न्यूनता पूरक चरों को सम्मिलित किया तब हमने जो लिया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और समझ लीजिए। नहीं मत करना भी।
देखिए भाई, कोई हल्का सा डिस्टर्बेंस था। चलें, अब यहां आप देखो समस्या का जो रूप है वो कैसा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग यहां पर, थोड़ा सा समझिए। देखिए, अब इसका जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, उस पर देखिए। ये ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, वो होगी, आप देखिए 3 है, उसके बाद क्या है आपका 5 है, फिर 5 आपके पास है, फिर 2 आपके पास है, 1, फिर 0 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। ये आप देख सकते हो। आप लोगों ने देखा इनका नाम क्या इंडिकेट करते हैं अपन, इसको मानते हैं अल्फा 1, इसको मानते हैं मैं अल्फा 2 और इसको मानते हैं मैं अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आपने मान लिया। क्लियर है? जब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4 आपने माना तो हम बात करते हैं किसकी, आधारी मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों, आधारी मैट्रिक्स की। क्लियर है? आधारी मैट्रिक्स क्या है, इस पर हम चलते हैं यहां पर। तो P को हम आधारी मैट्रिक्स से इंडिकेट करेंगे और वो क्या है, अल्फा 3, अल्फा 4 हमारी आधारी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब बच्चों आधारी मैट्रिक्स आपके सामने है। सबसे पहला उद्देश्य आप लोगों के सामने रहता है किसी भी सिंप्लेक्स सारणी को सोल्व करते टाइम, सिंप्लेक्स तब बनेगी तब जब हमारे पास आधारी मैट्रिक्स होगी। यदि हमारे पास आधारी मैट्रिक्स नहीं है तो हम सिंप्लेक्स पर आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि नहीं होती तो हम कई तरीकों से बनाते हैं। यदि डायरेक्टली आधारी मैट्रिक्स बन जाए जब तो ठीक है ही, नहीं बनती तो हमारे कृत्रिम चरों की आवश्यकता पड़ती है हमको। वो सारी चीजें 1 बाई 1 अपन समझते चलेंगे। 3 ही केस हो सकते हैं इसके अंदर, या तो असमीका लेस देन इक्वल टू की है, या फिर असमीका ग्रेटर देन इक्वल टू की हो सकती है, या फिर इक्वल हो सकता है सीधा सीधा। ठीक है, इन सब केस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब पहले तो ये बात बताओ मुझे, यहां पर हमने क्या बना लिया, आधारी मैट्रिक्स। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पर और समझिए। प्रथम सिंप्लेक्स सारणी पर आते हैं बच्चों। प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, जिसे किस नाम से जानेंगे हम, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के नाम से जानेंगे बच्चों। प्रथम सिंप्लेक्स सारणी CB, B, स्मॉल b। देखो एक सेकेंड, देखो सबसे पहला जो कॉलम है वो CB का होगा, फिर B का होगा, फिर XB का होगा और फिर स्मॉल b का एंड CJ का। यह आपके पास कॉलम है, देख सकते हो। आप इस चीज को ढंग से समझ लीजिए। ले लीजिए, ये क्या हो गया, y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया और ये y4 हो गया। यहां पर हमने बोला कि ये अल्फा 3 हो गया, ये अल्फा 4 हो गया, ये x3, x4 इनके संगत 0 0, ये मान हो गया zj माइनस cj। y1 के संगत क्या होगा, उधर चलें, उद्देश्य फलन में देखते हैं। ध्यान रखना किस में देखेंगे, उद्देश्य फलन में। बच्चों यहां पर आइए, उद्देश्य फलन में बताओ अल्फा 1 अर्थात x1 के संगत कितना है, 5, 5 3 फिर 0 0। तो मैं पुट कर देता हूं यहां पर, एक तो 5 हो गया, एक 3 हो गया, एक 0 हो गया, एक 0। स्मॉल b का मान होता है जो बराबर में होता है। स्मॉल b का मान क्या होता है बच्चों, जो इक्वल टू में दे रखा है। तो देखो आप लोग यहां पर 15 और 10, तो देखिए आ जाइए यहां पर क्या लिखा जाएगा, 15 और 10। एक एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या रख रहे हो आप लोग। एक बात बताओ तुम मेरे को, इस बॉक्स में क्या आता है, जो सारण मैट्रिक्स आपने बनाई है ना वो एज इट इज लिख दो, 351 520।
मतलब पहले एक सेकेंड 35 52, तो ये तो हो गया 3 5 और ये हो गया 5 2। अब यहां पर क्या है बच्चों 1 0 और फिर क्या है 0 1। अब एक बात बताओ तुम लोग, मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे यहां पर पहली सारणी में सब वैल्यू आपको समझ में आ जानी चाहिए कैसे कैसे रखी गई है पहले तो, ठीक है। जब तक क्लास आपको जब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करें, क्योंकि लेक्चर होता है तो उसको आप देख सकते हो, दोबारा भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक करके देख सकते हो, सब कुछ आपके पास रहता है, लेकिन बस आपको पढ़ना है तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बताइए बच्चों, अब हमें ZJ माइनस CJ चाहिए, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, करिए 0 0, दोनों को ऐड किया जाता है तो कितना आएगा 0, उसमें से कौन जाएगा, इसके संगत कौन मान है CJ में 5, तो क्या आ गया -5 -3 0 0। क्लियर है बिल्कुल। एक बात बताना बच्चों, क्या देखा जाता है न्यूनतम ऋणात्मक राशि, सबसे पहले देखो न्यूनतम कौन है -5, तो बताइए बच्चों ये क्या हो गया इनपुट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, इनपुट वेक्टर, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, प्रवेशी सदिश के नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, प्रवेशी सदिश के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस चीज का कि वो प्रवेशी सदिश होता है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं इसी में और समझते हैं। अब हम आउटपुट वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि आउटपुट वेक्टर क्या है। सबसे पहले तो देखो प्रवेशी सदिश मिल गया आपको, इस प्रवेशी सदिश में आप की एलिमेंट ढूंढते हो। अब की एलिमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहली बात तो सुनो, इस वाले स्तंभ की बात हो रही है जिसमें हमको प्रवेशी सदिश मिला है, उस वाले स्तंभ में हम क्या करते हैं, उसके संगत बी वाले भाग में डिवाइड करते हैं। तो 5 का भाग 10 में दिया तो कितना आया 2, और 3 का भाग 15 में दिया तो कितना आया 5। जिससे डिवाइड करने पर न्यूनतम मिलता है ना आपको, वही आपका की एलिमेंट होता है। तो देखो आप इसमें डिवाइड किया तो आपके पास क्या मिल गया 5, और 5 क्या हो गया आपका की एलिमेंट हो गया। क्लियर है बिल्कुल। एक बात बोलो, मतलब आपको करना क्या है, जो इनपुट वेक्टर होता है प्रवेशी सदिश होता है उस वाले स्तंभ में देखो आप बी, उनके संगत बी में डिवाइड करने पर जो मान न्यूनतम देता है वो हमारा की एलिमेंट होता है। अब आप ध्यान से सुनो, देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, यदि आपको प्रॉपर समझना है तो उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से दिमाग में उतार लीजिए, और यदि आपको ये अच्छा लगता है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतना आपको ये सिंप्लेक्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही है यूट्यूब पे तो पूरा कोर्स मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही आप लोगों के पास कंटेंट मिलता चला जाएगा। क्योंकि आप भी समझते हो जब पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बच्चे तो फिर भेजने से क्या फायदा। देखिए 5 के बाद आप देखो जो की एलिमेंट मिला है उससे जस्ट सामने देखना है, वो भी किसमें, आधारी मैट्रिक्स में। तो बच्चों बताओ आधारी मैट्रिक्स क्या है, ये 1 है ना, तो बताओ इसके जस्ट सामने 1, तो जिसमें 1 होता है वही अपगामी होता है, तो ये हो गया बच्चों आउटपुट वेक्टर। क्या हो गया आउटपुट वेक्टर, जिसे क्या बोलेंगे हमें अपगामी सदिश बोलेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम किस रूप में ला रहे हैं, सिंप्लेक्स विधि से सोल्व कर रहे हैं। तो सिंप्लेक्स विधि से सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इकाई मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बनाएंगे हम। उसके बाद प्रथम सिंप्लेक्स सारणी में किस तरह से मान रखेंगे, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जिस बच्चे ने प्रथम सिंप्लेक्स सारणी से द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी बनाना सीख लिया वो प्रत्येक सारणी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। तो ध्यान से और तरीके से पूरी तरीके से बोर्ड पर ध्यान दीजिए। द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, बना ही देता हूं थोड़ा सा छोटा, आप लोग तो इससे ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास थोड़ी हो आप। ये लो, ये सेट कर दिया, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, अब दिख रहा है आपको, ओके। अब आ जाते हैं हम द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी पर। द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, देखो बच्चों
द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी में सबसे पहला वाला जो कॉलम है वही बात आ गई CB की, वही बात आ गई B की, और वही बात आ गई XB की, वही स्मॉल b की, वही CJ। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी। ये तो फिक्स फॉर्मेट है, आपको फिक्स बनाना है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये भी बेनिफिट है आपको कि ड्यूलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिंप्लेक्स से क्वेश्चन मिलेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो की एलिमेंट वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। कौन गया, α4 चला गया, कौन आ गया उसकी जगह, y1 अर्थात α1। सबसे पहले तो α1 प्रवेश कर गया, समझ में आई बात। α1 को क्या बोलोगे इधर, x1, क्या बोलोगे, x1, ठीक है। α1 को क्या बोलोगे, x1। इनके संगत देखो उद्देश्य फलन में क्या है, y1 के संगत बताओ 5, तो यहाँ पर 5 है। पहले क्या था 0, इसलिए क्या आया 0। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखो पहले तो बताओ मेरे को 5 लिखा है मैंने, इसमें कोई समस्या है क्या आप लोगों को, बताओ। अब आप सुनो, जो की एलिमेंट वाली लाइन है ना, ये वाली पंक्ति, इसमें इस की एलिमेंट के प्रत्येक मतलब इस की एलिमेंट का प्रत्येक अवयव में क्या लगता है, भाग लगता है। तो बताओ 10 में भाग दिया 5 का तो 2, 5 में 5 का भाग दिया तो कितना, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, y1 है, y2 है और y3 है, y4 तो चला गया भाई बच्चों, ठीक है। बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये कितना आ गया 2, 5 में 5 का दिया तो कितना आया 1। बताओ ये कितना आएगा 2/5, ये क्या रहेगा 0। सबसे पहला काम यही करना है आपको कि जिस पंक्ति में आपको की एलिमेंट मिला है उस पंक्ति के प्रत्येक अवयव में क्या कर लो, की एलिमेंट का भाग लगा दो। अब प्रत्येक अवयव को मतलब इसमें नहीं करना, ये तो लिखा है मैंने उसमें CJ का मान, इस वाले में जो आगे की बात कर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये कौन है, ये α3 है, ये कौन है x3 है, इनके संगत क्या है उद्देश्य फलन में 0, देखो y3 के संगत। अब यहां लिख देता हूं मैं 5 है, यहां 3 है, 5 3 और ये 0 है। यहां तक की बातें आप लोगों के सामने क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से क्लियर कह देता हूं कि आप लोगों को अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि आप अगले सेमेस्टर में अच्छे से पहुंच पाए, कोई भी पेपर आपका बैक ना रहे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट क्या है, यदि पढ़ेगा तो पास होगा, ये पहले बात याद रखना। यहां पर ध्यान देंगे हम, इधर ध्यान दीजिए, यहां ले लेता हूं मैं रफ वर्क, इसे निकालेंगे ना तो देखो 15, फिर 3, फिर 5 और फिर 1, देखो क्योंकि ये तो चला गया, दोनों साइड माइनस माइनस माइनस, उसे उठाइए, ये कितना है 2, 1, 2/5 0, दोनों में मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। एक बात बोलो, इस पंक्ति को निकाल रहे हैं ना अपन, इस पंक्ति को निकालते हैं उसे टॉप टू बॉटम लिख लेते हैं। टॉप टू बॉटम का मतलब समझ गए होंगे, ऊपर से नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब सुनो, जिस पंक्ति को निकालते हैं वो तो टॉप टू बॉटम लिख लिया, और जो पंक्ति की एलिमेंट पर भाग देने पर प्राप्त हुई है उसे भी टॉप टू बॉटम लिखिए, 2 1 2/5 0। अब सब इस वाले सेकंड वाले में मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाइए, बना लिया, यहां तक क्लियर है, यहां तक, अरे बना लिया ना। आगे चलो, 5 के जैसे देखो कई बच्चे सोचते हैं मैंने क्या बोला, ये निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये समझ लीजिए कि एलिमेंट पर खड़े होकर देखना है उस पंक्ति को, उसके जस्ट ऊपर निकाल रहे तो ऊपर देखना है, जस्ट नीचे मतलब नीचे वाली पंक्ति निकाल रहे तो जस्ट नीचे देखना है,
तो बताओ इसके जस्ट ऊपर क्या है 3, तो प्रत्येक अवयव को किससे गुणा कर दो 3 से। बोलो बच्चों, बोलो, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ मुझे कि यह चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, बताओ 3 दूनी 6, 15 में से 6 गए तो कितने बच गए, अरे 9 बच गए ना, 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है, अब आप लोग समझ से आ रहे हो इस चीज को लिखें, इसकी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। देखिए 9, फिर है अगला देखो 0, फिर अगली जो आता है आपके पास देखो पांति मतलब 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बच गए यहाँ पर 19, 2 6 जाएंगे तो 19 बटे कितना 5, और ये कितना है 1। अब इनको ऐसे जमा दीजिए 9 0 19 बटे 5 और 1। तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रथम सारणी से द्वितीय सारणी बनाना आना चाहिए। एक और खासियत देखो कि आपकी बुक में क्या है कि जो आउटपुट वेक्टर होता है ना उसको भी लेके चल रहा है, तो आपको नहीं लेना, आपको जो सारणी में जो आउटपुट वेक्टर है उसको हटा देते हैं हम, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे चलती जाएगी आगे वैसे वैसे हमारी कैलकुलेशन कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, वही बात, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका मल्टीप्लाई इसके, अरे क्या कर रहे हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना आया, इन दोनों को जोड़ा तो 5, 5 में से 5 गए तो कितना आया 0। बात समझ में आ रही है। अब इसका गुणा इसके साथ क्या तो 0, इसका गुणा इसके साथ क्या तो 2, 5 से 5 कट गया, 2 में से -3 गया तो -1 आ गया, ये 0 आ गया। क्या देखते हैं भाई बच्चों, न्यूनतम ऋणात्मक राशि, एक ही ऋणात्मक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, इनपुट वेक्टर हो गया, जिसे किस नाम से जानते हैं, प्रवेशी सदिश के नाम से जानते हैं। बताओ प्रवेशी सदिश में हम देखते हैं की एलिमेंट, आप भी समझदार हो, इसमें 2 में भाग लगाया मैंने 2/5 का, तो क्या हुआ देखो 2 में भाग 2/5 का होगा तो क्या आ जाएगा, आप समझ गए होंगे, क्या आया समझ गए होंगे, 19/5, 9 में भाग लगाया 19/5 का, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 19 38 29 57, मतलब कम देगा ये, कुल मिला के यही क्या हो गया की एलिमेंट हो गया। की एलिमेंट के जस्ट सामने अर्थात आधारी मैट्रिक्स है ना y3, बताओ इसमें 1 है, 1 है तो ये क्या हो गया आउटपुट वेक्टर हो गया, जिसे किस नाम से जानते हैं, अपगामी सदिश के नाम से जानते हैं। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, प्रवेशी सदिश और अपगामी सदिश बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आपका कहीं इश्यू नहीं रहना चाहिए उस चीज का, और इतने अच्छे से तैयारी करो कि आप लोग समझ सकते हो बहुत अच्छे से। आप लोग समझ रहे हो, आपके असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपके असाइनमेंट से भी आरपीएससी तक अभी जो एग्जाम हुई थी आरपीएससी के अंदर उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी बैलेंस प्रॉब्लम दी गई है बिल्कुल, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप आराम से ध्यान से समझ लो कि ग्रेजुएशन को ढंग से आप पढ़ो तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, अब आगे चलें अपन इसके लिए अगली सारणी बनाते हैं। तो इसको भी थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये लीजिए भाई, तरफ कार्य यहां सेट कर दिया, ये लीजिए। अब हम तृतीय सारणी की ओर चलते हैं, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी यहां बनाते हैं। तृतीय सिंप्लेक्स सारणी में वही CB, वही B और वही XB, वही स्मॉल b एंड CJ हमने बात की यहां पर। थोड़ा सा टफ करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कराओ डस्टर को।
पहला कॉलम वही सी बी का, फिर बी का, फिर एक्स बी का, फिर स्मॉल बी का और सी जे का। ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। आप भी जानते हो अल्फा 3 गया और आया कौन, अल्फा 2, अर्थात इसके संगत कौन आ गया, 3। यहाँ क्या हो गया, सॉरी यहाँ आया x, अरे क्या लिख रहे हो, अल्फा 2, इसके संगत x2। यहाँ तक की कहानी वो की वही है एज इट इज, ध्यान रखना इस बात को। बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा ध्यान देता नहीं है और फिर गलतियां करता है। और मैथमेटिक्स में आपको लगता है ऐसा है कि हमने सही किया है, लेकिन हल्की सी भी मिस्टेक कर दी तो आप गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन को। तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, 5 और 3। अब इसमें जो की एलिमेंट वाला बताओ मुझे, ये रहा की एलिमेंट। इसमें क्या करते हैं आपको पता होगा कि उस की एलिमेंट का भाग लगाते हैं प्रत्येक अवयव में। तो देखो बच्चों 9/19/5, तो इसका मतलब 45 बटे क्या हो गया, 19। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1। बताओ डिवाइड करने की बात समझे में आई कि नहीं आई, ये बता दो मुझे। 45/19, 0 और 1। अब अगला वाला कौन है, अगला वाला है f1 x1 और इसके संगत 5। बताओ वही रफ वर्क, जो कौन सी पंक्ति निकाल रहे हो, ये वाली। तो रफ कार्य में क्या करोगे, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस। उसे लिखिए टॉप टू बॉटम 45/19, 0 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बच्चों एक बात बताओ, की एलिमेंट के जस्ट सामने क्या है, मतलब ये वाला, इससे गुणा करोगे, इस पे बैठ करके देखो कि जिस पंक्ति को निकाल रहे हो उसके जस्ट नीचे या ऊपर क्या है। तो बताओ 19/5 पे यहाँ पे बैठे हो तो क्या है 2/5, 2/5, 2/5, 2/5। आप देखिए इसको जब सोल्व करते हो, कैलकुलेशन जब सोल्व करते हो तो यहाँ देखिए ये आता है आपके पास 20/19। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, और इस पर क्या आ गया 0। अब ZJ माइनस CJ निकाल लीजिए, इसका गुणा इसके साथ किया, इसका गुणा इसके 5, 5 में से 5 गए तो 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0। एक बात याद रखना, जो इष्टतम की जो शर्त होती है ना वो क्या होती है, आरपीएससी ने कई बार पूछी हुई है, ध्यान रखना। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उनमें खूब पूछा गया है कि इष्टतम की शर्त बताइए। तो ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू इष्टतम की शर्त होती है। तो एक बात बताओ, ZJ माइनस CJ का मान जब तक कि क्या नहीं हो जाएगा, या तो 0 नहीं हो जाएगा या 0 से बड़ा नहीं होगा, तब तक हम सिंप्लेक्स सारणी बनाते जाते हैं। तो यहाँ तो ZJ माइनस CJ क्या आ गया, सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, अर्थात 0 आ रहे हैं सभी। तो इसका मतलब क्या है, इस समस्या का हल इष्टतम हल विद्यमान है। यहीं पर रुक जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, और क्या लिखेंगे उसे समझिए। आज इस क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से एक एक चीज समझ लीजिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अब मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर यह लिख देता हूं मैं, अतः है ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो समस्या का इष्टतम हल विद्यमान है, अर्थात इसकी जो प्रॉब्लम है इसका जो हल है वो क्या है, विद्यमान है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर x1 कितना है और x2 कितना है। देखो x1 तो है हमारे पास 45/19 और x2 आपके पास है कौन सा 20/19। सॉरी ऐसा नहीं, x अल्फा 1 है ना, एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने। x1 कितना है, सॉरी x1 तो आपके पास है 20/19 और x2 कितना है,
x2 है आपके पास 45/19। बात समझ में आ रही है? अब आप खुद देखिए और समझिए थोड़ा सा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? z मैक्सिमम चाहिए, उद्देश्य फलन। z मैक्सिमम क्या है? 5x1 प्लस के 3x2। मान रखिए z मैक्सिमम इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20/19 एंड प्लस के 3 मल्टीप्लाई 45/19। जब इसे सोल्व करेंगे तो z मैक्सिमम आपके पास निकल के आएगा 235/19। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये प्रॉपर आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप लोग इसको नोट करें और साथ में ये बात समझ लीजिए, सिंप्लेक्स को समझने के लिए इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से दिमाग में रखें और ऐसा ही छोटा क्वेश्चन लेना पहले 2 के लिए सोल्व करना। क्योंकि क्या कारण होता है कि ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन होती है तो बच्चा थोड़ा सा नर्वस सा हो जाता है। उससे बढ़िया है कि पहले छोटा सा क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात को? और एक बात ध्यान से समझ लेना, आज जितना आपने समझा है कल के क्वेश्चन में आप काफी चीजें क्लियर कर पाओगे, बहुत कुछ। और बाकी तो देखो आपको पता है, आप कोर्स वगैरह है जो परचेज के बाद आप लोग पढ़ पाते हो, अभी आप रिवीजन का काम है वो आप करें, ठीक है? और आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी रिवीजन में, तो आप लोग जरूर, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग विशेष रूप से क्लास पर ध्यान दें जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो पाए। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, ठीक है बच्चों? इसे नोट करो पहले।
हाँ भाई, नोट किया होगा। और आप लोग सुन लीजिए कि आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना है। आपको मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, मैं नहीं कराऊंगा, बोर्ड पर ध्यान रखना है इस बात को, आपको खुद को करना है ये क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको होमवर्क में आप लिखें। आपकी का बुक का है एग्जाम्पल नंबर 4। पहले आप लोग ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन पर ना जाएं। z मैक्सिमम इक्वल टू 2x1 प्लस के 5x2 एंड प्लस के 7x3 एंड सच दैट 3x1 प्लस के 2x2 प्लस के 4x3 लेस देन इक्वल टू 100। एक बार इक्वेशन जरूर देख लेना। 3x1 प्लस के 2x2 प्लस के 4x3 लेस देन इक्वल टू 100 एंड x1 प्लस के 4x2 एंड प्लस के 2x3 लेस देन इक्वल टू 100 एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 100। 3 बार 100 है भाई। एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब बच्चे सुन लेना पहले आप लोग कि आप लोगों को क्या करना है वो सुन लो। आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपकी बुक में मिला लेना कोई भी मिस्टेक हो क्वेश्चन में लिखने में, तो आप लोग और पूरा सोल्व करोगे। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा यदि ग्रेटर देन का साइन हो तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे, और थोड़ा सा आगे अपन पढ़ेंगे। याद रखें ये क्लासेस तब तक मिलती रहेगी यूट्यूब पर आपको, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा इसमें, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। ये क्लासेस तब तक मिलती रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, इसलिए आप जुड़े रहें और कनेक्ट रहें जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो पाए। ठीक है, और भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू आज के लिए।